आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, कामयाब लोगों का सबसे बड़ा राज उनकी सोच होती है। अगर एक इंसान किसी भी ख़ास मुकाम पर हो तो इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी सोच होगी, वैसे ही वो बनेगा। और एक मशहूर बिजनेसमैन ने अपनी कामयाबी के मुतालिक बताते हुए कहा है कि अगर निशाना लगाना है तो चांद पर लगाओ, चांद पर अगर निशाना नहीं लगा तो सितारे तो हाथ आएंगे। ज़िंदगी में अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपनी सोच को तब्दील करे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दे। ऐसे ही एक मशहूर गज़ल व सूफ़ी गुलकारा पूजा गायतोंडे हैं, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी गायकी का सफ़र शुरू किया और अब वो शायकीन मौसीक़ी की पसंदीदा गुलकारा बन गई हैं। पूजा गायतोंडे के लिए ये कहना गलत ना होगा कि वो एक हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी दिलकश आवाज़ के ज़रिए शायकीन मौसीक़ी के दिलों पर राज कर रही हैं। वैसे नाजरीन, पूजा गायतोंडे एक ऐसा नाम बन चुका है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। सूफ़ी गायकी से लेकर हर रंग की गज़लों को गाकर महफिल की रौनक बन जाती हैं और सुनने वाले खूब दादो तहसीन से नवाजते हैं। सोचते सोचते याद करने से मुलाकात बड़ी होती है। नाजरीन, ये बात काबिल ज़िक्र है कि पूजा गायतोंडे किसी मशहूर संगीत घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इस फ़न की नज़ाकत और बारीकियों को सीखा है। उनका ये कहना है कि घराना और गाना दोनों में फ़र्क है और इस फ़र्क को इन्होंने बड़ी खूबी से सीखा है और इसके ज़रिए इन्होंने शोहरत पाई है। पूजा ऐसे फ़न की पूजा करती हैं और जो फ़न इन्हें मिला है वो कुदरत का अनमोल तोहफ़ा समझती हैं और इसमें अच्छे उस्तादों का भी साथ रहा है, जिसके ज़रिए इन्हें मुमताज़ व मुनफरिद मुकाम दिलाया है। तो आइए मुलाकात करते हैं पूजा गायतोंडे से और जानते हैं इनकी ज़िंदगी और कैरियर से जुड़ी ख़ास बातें। आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है पूजा जी, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। काफ़ी दिनों से आपके इन बातचीत का इंतज़ार था। जी शुक्रिया जानी साहब, और सभी जो नाजरीन मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और बड़ी खुशी हो रही है इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने में और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सियासत टीवी की, जिन्होंने मुझे दावत दी, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। तहे दिल से शुक्रिया। जी 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 पूजा जी, शुरुआत हम यूँ करेंगे कि जी किस तरह आप इस फील्ड में आई और वो कैसे, उस बारे में बताइए। जी तो जानी साहब, हुआ कुछ यूँ था कि मेरी अम्मी जो है जी, वो, उन्हें गाने का बड़ा शौक़ है अच्छा। ना, उनके बचपन में। हाँ, और पर उस दौरान के हालात तो आपको पता ही है कि गाना बजाना एक अलग अलग चीज़ मानते थे कि गाना बजाना नहीं करना है। अच्छा। स्पेशली जो लड़कियां हैं उन्हें क्या है कि
कुछ साल के बाद शादी और फिर सेटल होना है। तो वो अपना शौक़ पूरा नहीं कर पाई थी उस वक्त। अच्छा। तो जब मैं पैदा हुई थी, उन्होंने ये सोचा कि इसे मैंने गाना सिखाना है। अच्छा। है ना। और उनका ये था कि कोई आर्ट रहना चाहिए, कोई भी आर्ट, जैसे डांस हो, गाना हो, या कोई भी एक आर्ट जैसे है ना, ताकि हॉबी एज अ हॉबी परस्यू करे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे 10 साल की उम्र में हमारे मुंबई में सायन में श्री वल्लभ संगीत विद्यालय है, वहाँ पर पंडित SCR भट्ट जी, जो कि आगरा घराने के बहुत बड़े गुलकार हैं, रह चुके हैं, उनके पास तालीम के लिए मुझे डाला था। तो इस तरीके से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। लेकिन पूजा जी, आपने बताया कि आपके वालदा मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि भाई आप एक अच्छे सिंगर बने। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर एक सवाल जुड़ता है, वो ये कि भाई आपको कितना शौक़ रहा होगा, क्योंकि आपने जो बात की थी वो तो खैर आपके माताश्री या वालदा मोहतरमा की थी, लेकिन आपको भी खुद दिलचस्पी होनी, उसके बाद ही तो ये फ़न को आप आगे ले जा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो आप ये जानते ही होंगे कि अमेरिका में भी बच्चों पर ट्रायल एंड एरर करते हैं। कि पहले मुझे डांस में डाला उन्होंने, मेरी मम्मा ने। अच्छा। कि मैंने कितना इंटरेस्ट दिखाया, तो मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना। कथक में डाला, फिर भरतनाट्यम में डाला। अच्छा। मैंने ज़रा इंटरेस्ट नहीं दिखाई। फिर कर्नाटक म्यूज़िक में डाला, चूँकि मेरी मम्मा साउथ से है। अच्छा। तो उन्होंने कर्नाटक म्यूज़िक में डाला। फिर भी मैंने इनकार कर दिया कि नहीं इंटरेस्ट लग रहा है। तब जाके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में उन्होंने मुझे डाला। अच्छा। और जब डाला तब जो भट्ट गुरुजी हैं, उन्होंने आवाज़ सुनी, और जब वो सिखाने लगे तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो बात कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा। कि मैं रुक रही थी नेक्स्ट क्लास कब है। अच्छा। तब हाँ, कि अभी अगली बार कब सीखने जाओ, अभी अगली बार कब सीखने। तो ये एक जो होता है कि सिलसिला कि पता चल जाता है, अच्छा इसमें इंटरेस्ट लग रहा है इसका। मम्मा ने क्लासिकल म्यूज़िक तो डाला ही डाला, अलावा उसके एक बैलेंस करने के लिए कि बच्ची है तो थोड़ा बोर ना हो जाए सिर्फ आ करके, तो लाइट म्यूज़िक में भी डाला। श्री विकास भाटोडेकर जी जो है उनसे तालीम लेने के लिए। अब श्री विकास भाटोडेकर जी तो सिर्फ लाइट म्यूज़िक सिखाते हैं, जैसे ओल्ड लता जी के गाने, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने, ऐसे सिखाते थे। जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ गज़लों के लिए, सूफ़ी के लिए बहुत सूटेबल है। अच्छा। तो उन्होंने परखा। हाँ। उस दौरान तो फिर मैंने अभी उस 12-13 साल की उम्र में क्या गज़ल और क्या सूफ़ी, और जबकि मैं कोई घराने से बिलोंग नहीं करती, कि मेरे घर पे कोई गाता नहीं है। मैंने कहा सर गज़ल क्या चीज़ है ना। तो उन्होंने मुझे पहली गज़ल सिखाई, वो है रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए है, अहमद फराज साहब की बहुत ही मशहूर चीज़ है। और जब मैंने वो बाकायदा यूट्यूब पर जाके मेहदी साहब को सुनी गाते वक्त ये गज़ल, तब मैंने सोचा नहीं, ये मैंने करना है। एक आंसू गिरा सोचते सोचते, एक आंसू गिरा सोचते सोचते, याद क्या आ गया सोचते सोचते, एक आंसू गिरा सोचते सोचते।
गया सोचते सोचते, याद क्या आ गया सोचते सोचते, गिरा सोचते सोचते, याद क्या आ गया सोचते सोचते, मैं अभी राग यमन कल्याण सीख रही हूँ एक जगह पर क्लासिकल, और यहाँ पर रंजिश ही से ही चल रहा है। तो मैं जो यमन कल्याण का जो मेरा जो मुझे गुरुजी ने सिखाया तालीम, वो मैं इसमें यूज़ कर सकती हूँ क्रिएटिवली, है ना। इसमें बंधन नहीं कि आपको इतना ही गाना है, आपको इतना ही गाना है। तो एक क्रिएटिविटी के हिसाब से बढ़ जाती है बात। इस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये करना है। तो इस हिसाब से मेरा सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, चलिए, सिलसिला तो आपका चल पड़ा, फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा मैं, आप एक मराठी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। जी। उर्दू को समझना, उसको गाना कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए? जी, तो एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगी। ज़रूर। 14 साल की उम्र में एक कॉन्सर्ट हुआ करता था बहुत बड़ा मुंबई में। अच्छा। शामे गज़ल, हाँ। है ना, जिसमें सभी बड़े गुलकार जैसे अपने जगजीत जी और हरिहरन साहब, अनूप जलोटा, पंकज उदास जी, इस तरीके से सारे आर्टिस्ट का लाइनअप रहता था वो, और मुझे मौका मिला था उसमें गाने का। अच्छा। हाँ। और जिस वक्त मैंने गाया वो मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था 14 अच्छा। साल की उम्र में। मैंने 2 ही गज़लें गाई थी, दिले नादा तुझे हुआ क्या, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, और मैंने गाई थी आज जाने की ज़िद ना करो। तो एक सामने मौलवी साहब बैठे थे, अच्छा, ऑडियंस में ना। तो मैं गाना गा के हो गया और फिर मैं बैक स्टेज गई जब, तब वो मौलवी साहब आए ना कि माशाल्लाह बेटा तुम्हारी गायकी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उर्दू में दाल भात दिखती है। तो मैंने भी हम कहते दिले नादा तुझे हुआ क्या है आखिर, तो आखिर में मैंने आखिर के बदले मैंने आखिर पढ़ दिया था। और जाहिर सी बात है, आपने जैसे कहा मराठी घर से हूँ, कोंकणी घर से हूँ, तो जाहिर सी बात है आखिर और आखिर में फर्क तो मुझे नहीं था। तो जब मैंने सोचा कि अच्छा ये बात है, तो पापा ने फिर उनसे बात करके मैंने उर्दू की तालीम उनसे हासिल करना शुरू किया था। उनका नाम है मरहूम उस्ताद इब्राहिम दरवेश, और उन्होंने फिर मुझे बड़ी अच्छी तरीके से समझाया कि नहीं ये आखिर है, मेरे गम है, गम नहीं है कि गम है ना, खुदा है, बेखुदी है, या जो भी। तो एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज़ बहुत मायने रखते हैं। और मैंने ये मुझे महसूस हुई ये बात कि जब आप गाते हैं तलफ़ुज़ अगर सही हो तो गाने की अदायगी बदल जाती है कंप्लीट उसमें। और मैं ये समझती हूँ कोई भी लैंग्वेज में, आज मैं मराठी भी गा रही हूँ, अगर मेरे मराठी के तलफ़ुज़ सही नहीं है तो फिर वो बात नहीं बनती, चाहे मर्ज़ी आप टेक्निकली अच्छा गा दो। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि मुश्किल इसलिए नहीं रहा क्योंकि गुरु ऐसे मिले मुझे। क्या बात है कि ये मेरी खासियत नहीं है, वो ऊपर वाले ने गुरु भेज दिया और वो होना था और बस सीख लिया। चलिए, आपने जब जिक्र किया कि आपने जो पहला परफॉर्मेंस दिया है, जी, उनमें से आज जाने की जिद ना करें, जी जी जी, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा सुना दीजिए। जी जी जी, थोड़ा सा
हाँ हाँ हाँ। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो शुरुआत में ही आपने छक्का मार दिया, तभी तो गेम आपका हो गया है ना। ऊपर वाले का करम है, सब उन्हीं का करम है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूँगा पूजा जी। कि आप गज़ल गायकी और सूफ़ी के लिए उर्दू का आना बहुत ज़रूरी है, जी तो इस बारे में आप ज़रूर बताइए। जैसा आपने बताया कि भाई अल्फाज की जो बंदिश होती है जी। और गायकी में उसका असर बिल्कुल अनोखा होता है, जी तो लेकिन एक बात यहाँ पर जुड़ती है कि भाई गज़ल गायकी को आपने अपनाया, बिल्कुल। फिर सूफ़ी का जहन में कैसे आया कि भाई मैं कैसे सूफ़ी म्यूज़िक भी सीखूंगी, सूफ़ी गायकी की तरफ भी जाऊंगी, जी ये जी। कैसे हुआ? हाँ, इसका एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि गज़ल्स में गाती थी, मेरे शोज़ होते थे, ठीक है। गज़ल्स की वजह से मैं उर्दू सीखी, मैंने उर्दू सीखा है ना। उर्दू जब मैं सीख रही थी उस दौरान यूट्यूब पर मैंने बेगम आबिदा परवीन जी ने गाई हुई कौल सुनी, मन कुन तो मौला, और उसमें जो एक वज्द है, उसमें जो एक झूमना कहते हैं, कैफियत वज्द है की। ना, वज्द की कैफियत जो होती है, वज्द की कैफियत जो होती है ना, वो सुनकर मैं बस सुनते रही। हालांकि उसमें काफ़ी सारे शब्द ऐसे थे कि मैं उसका मीनिंग नहीं जानती थी, आपके पल्ले नहीं पड़ती थी नहीं वो पढ़ती चीज़ें। थी, लेकिन कुछ तो था उसमें जो मेरी रूह को छू रहा था, जो मुझे लग रहा था नहीं ये क्या चीज़ है। अच्छा। कि ये जैसे मेरे उस्ताद हमेशा कहते हैं दो बातें रहती है, एक वाह वाली बात रहती है, एक आह वाली बात रहती है। कि वाह तो टेक्निकली है, लेकिन आह वाली बात है कि सामने वाला गा रहा है और आपके आंख में आंसू आ गया, तो वो वाह वाली बात मुझे वो नज़र आ रही थी उसमें, कि उसमें रिदम भी है, उसमें शेर व शायरी भी है, उसमें इंसान झूमता भी है, उसमें इंसान गाता भी है, उसमें कलाम ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने सोचा मुझे ये सीखना है, मैंने ये सीखना है। तो मुझे पता चले इसको सूफ़ी गायकी कहते हैं, इसको सूफ़ी कलाम पढ़ना कहते हैं ना।
जाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं सीखा जाता, गुरु चाहिए सीखने के लिए। मेरा छोटा भाई जो है वो बड़ा टेक सैवी, बोलते हैं उसको, टेक सैवी है, तो उसने यूट्यूब पर एक गाना है बिस्मिल्लाह, जो कोक स्टूडियो का गाना है। अच्छा। और उसमें जो जिन्होंने आकार किया है उस्ताद मुनव्वर मासूम जी, अच्छा। उनसे मैंने सीखना था। हाँ हाँ। मैंने कहा मुझे सूफ़ी इनसे सीखना है। और पता नहीं, एक वीक के अंदर हमारे एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू वो हमारे घर पर आए। कौन? मुनव्वर उस्ताद मुनव्वर मासूम जी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे शागिर्द बना लीजिए, गंडा बंधवा लीजिए, और उनकी मैं पहली शागिर्दा हूँ। हाँ हाँ, क्या बात। और बस तब से मैंने सूफ़ी सीखना शुरू किया उस्ताद मुनव्वर मासूम जी से, और आज तक सीख रही हूँ, सीखना तो जारी है। लेकिन तब मुझे पता चला कि सूफ़ी ये चीज़ है क्या, कि एक दो चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन। सूफ़ी स्पिरिचुअलिटी में आता है, वो हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है इसमें। सही बात। मीराबाई जी ने भी जो कलाम लिखे हैं, कबीर साहब ने जो भी लिखे हैं, पंजाब जाओ बाबा बुल्ले शाह ने लिखा है, रूमी जी ने लिखा है, शम्स तबरेज़ी जी ने लिखा है, हज़रत अमीर खुसरो जी ने लिखा है, सारा कुछ ही एक ही है, मकसद कि उससे जुड़ो, सिर्फ लैंग्वेज शायद अलग अलग होंगे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये सूफिज़म के हिसाब से, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और आप यकीन मानो, अगर आप मुझे पूछे कि आपको गज़ल पसंद है या सूफ़ी, तो मैं सूफ़ी बोलूँगी। अच्छा। मुझे यकीन है कि आप पूछेंगे कि आपको, चाहे आपको बोले कि आप गज़ल गाओ या आप सूफ़ी गाओ, तो आप क्या गाएंगे, तो मैं सूफ़ी गाऊंगी। चलिए, आपने जब जिक्र किया है कि बिस्मिल्लाह वाला कोक स्टूडियो का, वो थोड़ी सी झलक हमारे नाज़रीन के लिए सुनाएं। क्या बात है, क्या बात, बहुत ज़बरदस्त जी। अच्छा पूजा, आपको कहीं लगता है कि सूफ़ी का चलन तो आम हो गया है, लेकिन फीमेल को ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता है, ऐसे में आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि नज़रिया है अपना अपना देखने का। ऐसे तो मौका दिया भी जाता है और नहीं भी दिया जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ अगर आप अच्छा, हमारा फोकस इस पे रहना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और हम अच्छा गाए और हम लोगों तक अच्छा पहुँचाए गाना, तो मौका आएगा। जब दुनिया का दस्तूर ये है कि अगर जब आपको लोग पसंद करें तो जो मौका नहीं दे रहे वो भी देना शुरू कर देंगे मौका। अच्छा। अगर आपको लोग, ऑडियंस पसंद करना शुरू करे, आज अगर कोई ऑर्गेनाइज़र है तो वो अगर पूछते हैं कि उनको अगर पता है कि ये आर्टिस्ट को ऑडियंस बड़ा पसंद करती है तो वो देंगे मौका, वो बुलाएंगे आपको। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल था पूजा कि देखिए, आम बात मैं कर रहा हूँ कि जितने भी सूफ़ी म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी सिंगर्स आए वो ज़्यादातर मेल ही रहे, सिवाय आबिदा परवीन जी को, जिन्होंने बहुत काफ़ी नाम कमाया। लेकिन हमें, आपको क्या लगता है कि भाई फीमेल आर्टिस्ट भी आएगी एक ना एक दिन, नाम होगा उसका, उसके गाने लोग सुनेंगे, उसकी आवाज़ को लोग पसंद करेंगे,
उस बारे में बताइए। मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ अभी, है ना। मैंने गाना है सूफी, मैं तो फीमेल आर्टिस्ट ही हूँ। हाँ वही तो तो बता रहा हूँ। आबिदा जी की तो बात ही अलग है। खैर वो तो अलग, उनका एक्सपीरियंस अलग है और हम खुद उनके गायकी से मुतासिर है। लेकिन देखिए, आप जो कह रहे हैं ना मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, ये आप कह रहे हैं ना कि सूफी एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, उसकी वजह ये है कि कव्वाली जो फॉर्म है, कव्वाली और सूफी ज़्यादातर एक ही है, लेकिन कव्वाली में 10 लोग गा रहे और कव्वाली को एक अलग अंदाज से देखा जाता है, अलग अंदाज की गायकी से देखा जाता है, हालांकि वो ऐसे है नहीं, ये नज़रिया अलग है। तो इस वजह से वो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री लगता है। लेकिन अगर द फैक्ट इज़ आबिदा परवीन जी ने अपना नाम बनाया तो वो खुद एक बड़ी मिसाल है, मैं समझती हूँ। और हौसला अफजाई है फीमेल आर्टिस्ट को कि कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ, मैं तो कोशिश में हूँ वैसे। नहीं, आप तो कोशिश कर रही हैं पूजा जी, और आप करते रहें जी क्योंकि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जी बट हमें लगता है कि भाई ज़्यादातर मेल डोमिनेट इसमें ज़्यादा रहा है। और रहा तो है। हाँ, वो इसको तो आप है। क्या मानती हैं, क्या वजह रही होगी, या फिर फीमेल आर्टिस्ट इनको मिल नहीं पाए जिस तरह पूजा जी गा रही हैं? वो तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि खुद की तारीफ तो करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन एक और वजह हो सकती है कि पिच के हिसाब से हो सकता है जी, कि पिच जो है, कि एक फीमेल आर्टिस्ट का जो पिच है वो मंद्र में जाता है, नीचे नीचे सुरों में जाता है। जो अभी राहत जी गाते तो एकदम हाई में जाता है पिच, नोटेशन उनका जो हाँ, हाई जो होता हाई है। हो जाता है। नहीं, लेकिन फीमेल की भी जो वॉइस होती है हाँ, वो हाई में ही ज़्यादा लगते हैं ना सुर। नहीं, डिपेंड करता है। तो ये ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग अलग है। ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग में जो बॉलीवुड सिंगर्स हैं उनके हाई पिच हाई रहते पिच हैं, रहते हैं। लेकिन अच्छा, जो सूफी आर्टिस्ट है उनका आप देखें, आप लो ही रहता है, अच्छा, लो ही रहता लो है ही जिस रहता है। तरह। हाँ, तो ये एक वजह रह सकती है, ऐसे मुझे लग रहा है कि पिच के हिसाब से, है ना। अच्छा, वो राग में अगर आपको कंपोजिंग मिल जाए करेक्ट, तो तो 100% आप बिल्कुल भी हो सकते हैं, बिल्कुल गा सकती गा हैं। सकते सूफी हैं, के बहुत करेक्ट, सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं एक सवाल जानना चाहूँगा कि अपनी कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी, किस्मत, मेहनत या फेम? तीनों। सबसे बड़ी चीज़ ऊपर वाले का करम, पीरो मुर्शिद की दुआएं और वालदेन के आशीर्वाद को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। और गुरु, जितने गुरु मुझे मिले जो तालीम देने वाले, जी उन जी। सारे उन्हें। मेहनत तो है, बेशक मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मैं समझती हूँ अगर वो ऊपर वाला चाहे तो ही बंदा सोचता है कि मेहनत करे, वो सोच भी वो डालता है। तो मैं क्रेडिट तो इसमें मैं समझती हूँ कि हमारा कुछ है ही नहीं क्रेडिट। किस्मत तो है, किस्मत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेहनत करे जाओ, और किस्मत में नहीं लिखा है तो कुछ नहीं तो होगा। कुछ नहीं होगा। और अगर उल्टा जाओ कि किस्मत में लिखा है तो आप ऑटोमेटिकली मेहनत करोगे। नहीं, कभी कभी लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिलता, तब वो लोग किस्मत के ऊपर टेका बांध के रखते हैं। लेकिन यही है कि हम कर भी क्या सकते, इंसानों के बस में है क्या। आज कोविड एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। कोविड के कर क्या सकता है इंसान के हाथ में है क्या असल में, कि बंदा मास्क पहन के भी उसको कोविड हो रहा है और जो बिना मास्क के घूम रहा है उसको नहीं हो रहा है कोविड। तो इंसानों के बस में नहीं है कुछ चीज़ें, और नहीं है वो, ये कह सकते हैं ऊपर वाले का निज़ाम है, ये ऊपर वाले का ही निज़ाम है, और वो चाहे तो वो करवाएगा आपसे।
और वो नहीं चाहे तो आप मर्जी चाहे सोच लो, नहीं होगा, है ना। किस्मत तो हमारे तो कर्म से बनती, हमारे ही कर्मों से बनती है, वो बात अलग है, लेकिन कहते हैं ना उसका उनका कर्म होना चाहिए। हाँ, उनका कर्म होना चाहिए, उसके अलावा नहीं कर सकता है कोई कुछ। वैसे पूजा, आपने अभी जिक्र किया अपने उस्ताद या गुरुओं का, जी, तो किस तरह आप याद करना चाहेंगी इस प्रोग्राम में? जी, आपके जो गुरु रहे हैं जी, उस बारे में बताइए। मुझे जो इल्म है वो इब्राहिम दुर्वेश जी हैं और उस्ताद इब्राहिम। मुनव्वर मासूम जी का आपने जिक्र किया, जी, 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 और भी बहुत सारे गुरु रहे हैं, जी, जी, उनको जी। आप किस तरह आप याद करना तो चाहेंगी? याद यानी बस मैं चाहती हूँ कि उन्हें जो इच्छा थी कि मैं किसी मकाम पर पहुँचूँ, बहुत बड़ी सिंगर बनूँ, वो मैं कोशिश करके उस मकाम तक पहुँचना चाहती हूँ कि उनका नाम रोशन हो, कि मेरे ज़रिए उनका नाम मैं रोशन करूँ। तो इस हिसाब से मैं मेरा जो एफ़र्ट्स है वो जारी है, मेहनत जारी है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था सूफ़ी जैज़ का। जैज़ म्यूज़िक एक इंग्लिश म्यूज़िक है, बिल्कुल बिल्कुल, और सूफ़ी जैज़ का मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था सर लुई बैंक्स के साथ। हाँ हाँ, सर लुई बैंक्स बहुत जानी मानी हस्ती है जैज़ इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ताकि एक इंटरनेशनल म्यूज़िक एक्सप्लोर करूँ मैं। अच्छा, तो और ये सारा कुछ मैं करूँगी, मैं अच्छा गाऊँगी, अच्छा गाना बजाना करूँगी, तो मैं समझती हूँ मेरे गुरु इस चीज़ से खुश हो जाएंगे। सही बात, सबसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे मेरे गुरु और मेरे वालिदैन। सही बात। मैं उन्हें ऐसे कुछ करना बहरहाल आप इसी तरीके से कामयाबी जी, हासिल करते करना हैं, चाहूँगी। हमारी यही दुआएं हैं। बस आप दुआ करें। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकूंगा। जी, तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। अब वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की जानी मानी सूफ़ी और गज़ल गुलकार पूजा दोयकुंडे से, जिन्होंने कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई जी। और आपने किस तरह शोज़ की शुरुआत की थी और अपने गुरुओं के बारे में बताया। जी। अभी मैं एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा पूजा जी, वो ये कि एक अच्छे गुलकार के लिए सुर और ताल के साथ साथ अच्छी आवाज़ का होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बेशक, देखिए, आवाज़ एक ऐसी चीज़ है, वो तो ऊपर वाला देता है, वो तो इंसानों की बस की बात नहीं है कि आवाज़ एक ऊपर वाले की देन है। इसे हम इस गॉड्स इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना ये हमारे हाथ में है, कि उसको पॉलिश करना। आज आपको पता है एक डायमंड भी एक पहले पत्थर ही रहता है, तो उसको तराशने के बाद वो उसका चमक आ जाता है ना। तो इसी तरीके से ऊपर वाला एक चीज़ देता है, उसको तराशना, उसको उस पे मेहनत करना, उस पे काम करना, ये होना चाहिए ना। तो बहुत ज़रूरी है उस पे काम करना। और सुर और ताल तो है ही, बट मैं समझती हूँ रूदारी एक अलग बात है। अच्छा, कि आज मैं समझो ये गा रही हूँ कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ। अब गायकी के हिसाब से मैं क्या है ये गा बात? सकती हूँ, लेकिन
उतना ज़रूरी है क्या? क्योंकि लफ्ज़ है क्या है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है। आप कह रहे हो कि क्या है, तो मेहदी साहब ने क्या करा? दिले नादा तुझे हुआ क्या है। हाँ, क्या बात। तो इसमें वो सारी बातें आ गई जो मैंने इसके पहले कही थी, फीलिंग्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किधर हरकत लेनी चाहिए, किधर हरकत नहीं लेनी चाहिए, किधर ज़रूरी है सिंपल रखना और किधर मुर्खियों का कमाल दिखाना। तो ये जो समझ है, मैं समझ रही हूँ एक मैच्योरिटी के साथ आती है। मैं ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन एक्सपीरियंस मतलब कर के आ रही है वो बात, ये मैं कहूँगी। लेकिन और वो एक्सपीरियंस से ही आता है, वो कोई सीखने सिखाने वाली बात नहीं है। कि मेहदी साहब भी तो कर सकते थे, मेहदी साहब भी तो क्लासिकल आर्टिस्ट थे पहले, तो उन्हें नहीं आते तान पलटे? उन्हें तो आते तान पलटे, तो फिर क्यों उन्होंने सिर्फ क्या है ये क्यों करा? उसके पीछे कुछ वजह थी, है ना? तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। सुर और ताल तो सीखा जाता है, सुर और ताल के आज गुरु ने सिखाया, सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा, ये सिखाया। पर पा मा गा रे सा सा नि, ये अपनी फीलिंग है उसमें। सही बात है। मेरे उस्ताद की बात मैं कह रही हूँ, गुरु उस्ताद मुनव्वर मासूम जी की, कि मैं पहले ना मैं देख के गाती थी लिरिक्स। अच्छा। के सामने अब है कुछ, मुझे तुम नज़र से गिरा कर तो देखो, है ना, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो,
अब मैं समझो यही चीज़ मैं देख के गा रही हूँ, तो मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे, तो मेरा ध्यान पूरा उसमें है कि ये लिरिक्स अच्छा इसका ऐसे 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 है, पर उसकी जो मायने है कि मुझे तुम नज़र से गिरा तो न दोगे, है ना, जो भी गिरा तो रहे हो, ये चीज़ हो जाती कि उसमें फीलिंग्स मर जाती क्योंकि आप देख देख के गा रहे हो। आपका जहन बढ़ जाता है, आप तवज्जो जो लिखा हुआ है उस पे दे रहे, तो उसका तो मैं ये मैं मेरी तरफ से जो मुझे उस्ताद जी ने कहा मैं शेयर करना चाहूँगी सिंगरों के लिए स्पेशली कि अगर आप बिना देख के गाए तो पहले आप देख लीजिए लिरिक्स और फिर बिना देख के फीलिंग के साथ गाए कि ये आपका गाना है, ये आपने गाना है ओरिजिनल, तो आप कैसे गाओगे कि आपके सामने आप किसी को डेडिकेट कर रहे हो, आप उसको देख के गा रहे हो, तो आप कैसे गाओगे? सही बात। ना कि देख के, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं वैसे तो, लेकिन उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे पड़ा, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ ये चीज़। लेकिन पूजा जी, जहाँ तक रागों की तालीम जी। को साधने का या फिर तालीम लेने का आपका जो तरीक़ा रहा हो, जो बंदिशें आपने सीखी हैं जी, उनमें से कुछ बंदिशें आपके जो गुरुओं की कंपोजिशन है जो आपको सिखाई है, हमारे नाज़रीन को आप चाहे तो शेयर कर सकती हैं। क्लासिकल बंदिश बोल हाँ रहे हैं बिल्कुल क्लासिकल। उस पंडित एस.सी.आर. भट्ट जी ने ऐसो धिट लंगर करे झक झोरी और ठिठोरी निपट निडर मोसे ना माने ना माने ना माने ऐसो धिट लंगर करे झक झोरी ऐसो धिट लंगर करे झक झोरी। क्या बात है। हाँ, जहाँ हम जिक्र करेंगे क्लासिकल का, तो आजकल लाइट क्लासिकल में गाई हुई गज़लों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि क्लासिकल का भी एक रंग होता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्लासिकल ये एक रिवायती अंदाज है वैसे तो। आप कह रहे हैं कि लाइट गज़लें क्यों पसंद करते लोग, वो वजह ये है क्योंकि हर कोई सीखा नहीं है क्लासिकल, स्पेशली आजकल के दौर में पेशेंस नहीं है कि सारे गामा से सीखे लोग, कि समझे सुर को, है ना। तो अभी एक चीज़ आपको मालूम है, ये चीज़ है, तो आप इंटरेस्टिंगली सुनेंगे, आप करेंगे उस चीज़, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है तो फिर आप देखेंगे फिर बोर हो जाएंगे कि समझ में ही नहीं आ रही है चीज़, पल्ले नहीं पड़ रही है, तो बोर हो जाएंगे। तो ये हमारे में हम जैसे लोगों के लिए भी है कि अभी कोई डिफरेंट फील्ड है, साइंस फील्ड है, साइंस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं केमिकल लेबोरेटरी में जाऊँ, अब वो क्या मिक्स कर रहा है एक हद तक मैं देखूंगी फिर मैं बोर हो जाऊंगी। मैंने कहा बोर हो रहा है, मैंने निकलना है, क्योंकि मुझे उस बात के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे उस बात के बारे में समझ नहीं है। इसी तरीके से क्लासिकल ये सिंगरों के लिए बहुत ज़रूरी है, सुनकार को मतलब नहीं है, सुनकार क्यों क्लासिकल सीखे, उनको गाने से मतलब है। उनको अगर एक गाना एक चीज़ अगर छू रही है अपनी रूह को तो बस है उनके लिए, वो थोड़ी ना उसके लिए क्लासिकल सीखेंगे। और क्लासिकल नहीं सीख रहे हैं और उस बारे में नॉलेज नहीं, तो जाहिर सी बात है बोर हो जाना है उन्होंने। नहीं, लेकिन पूजा, अभी आपने बताया कि भाई जो ऑडियंस आपको मिल रही है या आजकल जो शायकीन जो आपकी गज़लें या फिर आपकी सूफ़ी जो गानों को सुनते हैं, वो ज़्यादातर क्लासिकल का रुझान नहीं रखते जी। लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले सीखते थे लोग। पहले आप सिटीज़ में जाते हो, कलकत्ता इसमें उधर तो पान वाला भी बता देगा ये राग ये है,
अच्छा। ये राग, क्योंकि वो सीखते थे तो उनको पता था अच्छा ये भटियार में ये मध्यम लग रहा है, ये इधर ये लग रहा है, अच्छा ये पूरा धनश्रीकार है, 2-3 सुरों में पहचान जाते थे कि ये राग है, क्योंकि हर बंदा जो सुनकार था वो भी गवैया था। अच्छा। उस दौर में जिस दौर की आप बात कर रहे हो कि पहले क्लासिकल सुनते थे, जो सुनने वाला था वो भी एक गवैया था। आज मैं भी सिंगर हूँ और कोई और भी एक सिंगर है, वो गा रही है या गा रहा है, तो मुझे इंटरेस्टिंगली मैं सुनूंगी क्लासिकल, क्योंकि मैं जानती हूँ उस बारे में। लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जो जिसको पता ही नहीं, मालूमात नहीं है, तो नहीं सुनेंगे, इतना देर नहीं सुन सकते क्लासिकल, क्योंकि वो बहुत गाढ़ी चीज़ है। अभी आप देखिए, आप इवन शेर और शायरी में आप जाके कहिए कि है गैबे गैब जिसे समझते हैं हम शहूद, ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में, तो मेरे एज के लोग बोलेंगे क्या बोलिए तू, व्हाट हैव यू स्पोकन। तो लेकिन कहोगे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, तो ये पल्ले पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपल है, आम लफ्ज है, आम लफ्ज है कि तुम, पता है कि मैं, ठीक है, इतना जो मुस्कुरा रहे तो पता है स्माइल कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ हो जाती कि इसलिए जगजीत जी को मानते हैं, क्योंकि जो गाढ़ी चीज़ थी गज़लों में उन्होंने वो सिंप्लीफाई करके बताई कि प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है ना, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, इसमें कौन सी चीज़ जो है जो डिफ़िकल्ट है, आम हिंदी उर्दू की बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने, वो भी खुद मेहदी साहब को गाया करते थे। बेशक वो तो है, सही बात है। तो सीखने के लिए उन्होंने मेहदी साहब को कॉपी फिर ये किया। अपने हमारे हर एक का अपना अपना अंदाज है, अंदाज़े बयां। तो मैं समझती हूँ ये सिंगरों पे, आर्टिस्टों पे मुनस्सर है कि आप ऑडियंस को कैसे क्लासिकल में इंटरेस्ट दिखाएं। कि आज मैं अब नुसरत जी है, सरगम गाते थे तो पहले गा दिया कि दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम नी जा रे रे जा नी जा। अब ये भी क्लासिकल है, लेकिन लोग सुन रहे क्योंकि दम मस्त कलंदर चल रहा है। सही बात है। उसको फिर इन्वॉल्व किस तरीके से हाँ, किया वो उन्होंने कैसे किया। अब आप सिर्फ दम मस्त कलंदर को हटा दीजिए और आप गाओ नी जा रे रे जा नी जा ग रे रे ग म, कितना देर सुनेगा बंदा, नहीं सुन सकता। फिर आया ना रब ने किन्ने, फिर वो गाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आर्टिस्टों पे है कि उसे पैकेजिंग कैसे दिया जाए कि क्लासिकल भी सुने लोग, कि वो ये भी करे, है ना, और सुने भी आपको लोग। सही बात, बड़ी अच्छी बात है आपने बताई। ये है। अच्छा पूजा जी, आप तो बहुत सारी चीज़ें गाती हैं जी। हर कंसर्ट में, तो हमारे नाजरीन के लिए लंबी जुदाई थोड़ा सा आप सुना दीजिए। हाँ रेशमा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बावड़ी, लंबी जुदाई लंबी जुदाई। वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ मैं पूजा जी, वैसे आप कोई घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती जी, यहाँ पर एक सवाल मैं जोड़ना चाहूँगा, जो सिंगर संगीत घराने से हो और आम फहम सिंगर्स में आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? देखिए ऑनेस्टली बताओ तो घराने तो काफ़ी सारे, जैसे आगरा घराना हो गया, किराना घराना हो गया। अब ये हो गया कि चलो पंजाबी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ठीक है, खून तो एक ही है ना, है ना, सही है। तो वैसे तरीके से म्यूज़िक तो एक ही है। अब हर एक घराने में कुछ खासियत रहती है। हमेशा मैं ये समझी हूँ कि एक पर्टिकुलर घराने को नहीं लेके चलना चाहिए कि हर एक घराने की अच्छा ये खासियत ये घराने से ले लो, ये खासियत ये घराने, तो आपका गाना बड़ा सुलझा हुआ हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। घराने में रहने से फ़ायदा ये है कि आपको उस घराने का
पूरा पता है, मतलब पूरी चीज़ें पता है, और उसकी खासियत पता है, उसका अंग पता है, उसका सब कुछ पता है। लेकिन अगर अलग अंदाज से देखा जाए तो आपको सिर्फ उस घराने के बारे में पता है। अच्छा। तो मैं ये नहीं मानती कि मैं ये कहूँगी कि बेटर है कि आप एक पर्टिकुलर घराने से नहीं बिलोंग कर रहे हो, वो ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि तब आपका माइंड ब्रॉड रहता है कि आप ये भी एक्सेप्ट करते हो, आप ये भी एक्सेप्ट करते हो, आप ये भी एक्सेप्ट करते हो। बट गाना सीखना ज़रूरी है। सारेगामापधनिसा तो चेंज नहीं होता, 7 सुर है, एक्सक्लूडिंग किया कोमल को लगा के 12 सुर है, 12 सुरों में पूरा म्यूजिक है, वो तो चेंज नहीं होता, का चाहे मर्जी, चाहे कोई भी घराने में आप गाओ या कोई भी घराने में जाओ। यमन है तो राग का ये तो नहीं चेंज होता, नोट्स नहीं चेंज होते। ऐसे नहीं होगा कि किराने घराने वाले कहेंगे नहीं इसमें शुद्ध मध्यम लगता है। यमन तो यमन है कि उसमें तीव्र मध्यम ही लगेगा, वो एक, लेकिन हाँ अंग अलग है, खासियत अलग है, ये चीज़ है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आम फहम सिंगर भी है लेकिन उन्होंने क्लासिकल सीखना ज़रूरी है। घराना मैटर नहीं करता कि कौन से घराने से सीख रहे। नहीं, जैसा आपने बताया कि जो लोग घराने से आते हैं जी, उनको वो सारी चीज़ें आसानी से मैसर हो जाती है, मिल जाती है। एक आम आदमी के लिए थोड़ी सी आम आदमी डिफिकल्टी जो होती है। गाना नहीं सीखा है, अच्छा, जिन्होंने गाना नहीं सीखा, यहाँ पर घराने का ताल्लुक नहीं, यहाँ पर गाने का ताल्लुक है। गाना सीखना ज़रूरी है, क्लासिकल म्यूजिक सीखना ज़रूरी है। अच्छा पूजा, कौन सी राग शायखीन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं आपकी नज़र में, बताइए। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा गाना गा रहे हैं, या कौन से वक्त पे गा रहे हैं, कौन से मूड में गा रहे हैं, कौन से लेकिन मैं समझती हूँ यमन, राग यमन और राग देश, ये चीज़ें जो है, क्योंकि बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी जो भी कलाम लिख के गए सूफ़ी में, वो या तो देश में ज़्यादातर या तो दरबारी में। दरबारी तो आप देख लीजिए, कोई भी हिट गाना तो दरबारी में ही है। मेरे रश के कमर सांसों की माला, क्योंकि तुम ही हो या तो थोड़ा सा सुना दीजिए ना, क्योंकि थोड़ी सी झलकें। किस चीज़? राग, जो भी आपको राग बहुत ज़्यादा पसंद आती हो। मुझे तो बहुत सारे पसंद, मुझे तो अभी मैं तो यमन में ये बहुत ही मेरी पसंदीदा राग है, यमन। अच्छा। यमन कल्याण देश में अब सारे ये चीज़ है। और दरबारी में तो दरबारी में बहुत सारी चीज़ें हैं ना। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। ये दरबारी, तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों राग मुझे बड़े पसंद है। अच्छा, अगर आप फिल्मों की बातें करें तो
फिल्म बेस बहुत सारे गाने बनते हैं, लेकिन आपको कौन सा गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, उस बारे में बताइए। बहुत सारे फिल्मों के गाने वैसे तो पसंद आए, मतलब ओल्ड में बोल रहे हो? ओल्ड में। ओल्ड में मुझे पसंद है ये चीज़ के जो मेरी फेवरेट चीज़ है एक्चुअली, बीती ना बिताए रहना, हाँ हाँ हाँ। बिरहा की जाए रहना, भीगी हुई बत्तियों में रात बुझाए रहना, बीती ना बिताए रहना। क्या बात है। ये चीज़ पसंद है मुझे। अच्छा पूजा, जहाँ हम बॉलीवुड का जिक्र करते हैं, मुंबई नगरी बहुत ज़्यादा हमको याद आती है जी। तो उससे जुड़ता हुआ एक सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगा ज़रूर। कि बॉम्बे बहुत बड़ी नगरी है जी। जहाँ पे कोई भी चीज़ बेची जाती है। जी जिनको कामयाबी मिल गई, जी जो नाकाम होते हैं वो लौट जाते हैं। जी। आप इनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मायूसी से लौट जाते हैं बहुत सारे। ये एक इंग्लिश में कहावत है कि ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड, के जैसे मैंने कहा ना, हम इंसानों के हाथ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अब मुकद्दर में लिखा रहेगा तो हो ही जाता है, और ना लिखा हो तो मर्जी चाहे आप कोशिश करो नहीं होता। तो मुंबई डेफिनेटली एक बॉलीवुड के हिसाब से अच्छी चीज़ है और अच्छा, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में प्लान बी रहना चाहिए। प्लान ए अगर आप म्यूज़िक में है, क्योंकि ये बड़ी एक डाइसी इंडस्ट्री है, इसमें हर बंदे को शोहरत नहीं मिल सकता, इसमें स्ट्रगल बहुत है, टैलेंट बहुत है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन हर बंदे या बंदी को शोहरत नहीं मिल सकता है ना। तो किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास एक प्लान बी है कि ये नहीं तो ये, तो आप सुलझे हुए रहते हो, आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो, आप मायूस नहीं होते हो कि ठीक है ये नहीं हुआ तो ये तो कर ही सकते हैं। लेकिन आप इसी पे डिपेंड रहे तो बड़ा फिर बंदा मायूस फील करता है। तो मैं समझती हूँ कि हमेशा उसकी रज़ा समझ के चले और ट्राई करते रहे। डेफिनेटली ट्राई तो करना ही चाहिए। और गाना ऐसी चीज़ है कि पहले अपने लिए गाए, ना कि शोहरत के हिसाब से। कि जिस वक्त आज मैंने सोचा कि अच्छा इतने 10 लोग बैठे तो ठीक है अभी ऐसे ही गा दूंगी मैं, कि अच्छा 5000 बैठने आज तो अच्छा गाना पड़ेगा। मतलब मेरा गाना लोगों पर डिपेंड है, ये नहीं होना चाहिए कभी। तो गाना या कोई भी चीज़ पहले खुद के लिए करें, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करें, और फिर आपको रिजल्ट से आपको मतलब नहीं होगा। सही बात है। लेकिन कहीं हमें जो लगता है जी कि आप गज़ल गायकी की तरफ जी से फिर आपने सूफ़ी की तरफ रुझान किया। जी। कहीं आपका बैकअप प्लान भी इसी तरह था कि अगर इसमें सक्सेस नहीं मिला तो सूफ़ी में मिल जाएगा, या फिर तो बॉलीवुड? मेरे लिए गज़ल सूफ़ी नहीं था, मेरे लिए गाना था, मेरे लिए मैंने म्यूज़िक था मेरे लिए, है ना। तो अभी मैं बॉलीवुड के लिए ट्राई कर रही हूँ। नहीं, आपने अभी बताया कि करेक्ट, प्लान बी, यानी अभी मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा, कॉमर्स बैकग्राउंड, मैंने अकाउंटेंसी सीखा है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एजुकेशन में, कॉमर्स में। तो मैं बिजनेस भी संभालती हूँ। सही बात। तो मुझे ऐसा है कि गाना मैं मेरे लिए गा रही हूँ, मैं खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए पहले गा रही हूँ। तो मुझे इस बात से मतलब नहीं है, ऊपर वाला देने वाला है वो तो है, लेकिन कि अगर मैं ट्राई करूं मुझे नहीं मिला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास तो मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, मेरा इस पे डिपेंड नहीं है। ये चीज़ें मैं कह रही थी कि प्लान बी।
प्लान बी ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी जी। तो बहरहाल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही आपकी, जी, बिल्कुल। और बहुत सारी बातें आपने शेयर की। जी, जी, जी। बड़ा अच्छा लगा। जी। तो चलते चलते मेरा आखिरी जो सवाल है, जी। जो आज के नौजवान जो गुलकार इस फील्ड को अपना करियर के तौर पर चुनना चाहते जी। हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? बिल्कुल चुने, लेकिन फाउंडेशन जैसे क्लासिकल है, जैसे हमने बात करी उर्दू है, अगर गज़ल गायकी और सूफ़ी गायकी तो उर्दू है, और बाकी तो गाना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस फील्ड में करियर बनाना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फिर कॉन्शियसली गाते हो कि आपको पता है आप क्या गा रहे हो, ना कि सिर्फ सुन के गा रहे। तो सीखना, मेरे हिसाब से सीखना बहुत ज़रूरी है, और उससे बहुत फ़ायदा भी होता है। और अलावा इसके, आप जब खुद के लिए गाएंगे तब आप लोगों को खुश कर पाएंगे, और तब वो गाना भी आपका खुलता जाएगा। और एज आई सेड, मेरे हिसाब से ये फील्ड बहुत डाइसी है, तो फॉल्स होप्स में भी ना रहे कि नहीं शोहरत तो मिलनी मिलनी है, इसमें भी ना रहे। तो एक बैकअप प्लान जो भी है ये करें, डेफिनेटली पैशन है, ऊपर वाले की देन है। अलावा इसके कोई एक चीज़ हाथ में रहे कि जिससे कि ये नहीं तो ये तो सही, ये सब, ये मेरा मशवरा, प्लान बी, यस। ये मेरा मशवरा है सभी हमारे एज के आर्टिस्टों को। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, इतना वक्त दिया, बहुत सारी चीज़ें तहे दिल से शुक्रिया अदा जानी साहब, आपने मुझे दावत दी, और स्पेशली सियासत टीवी की जो टीम है, सारे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी नाजरीन हैं, जो व्यू कर रहे हैं, जिन्होंने मेरा गाना सुना, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। आप दुआ करें, आप सभी दुआ करें, और बस इजाज़त चाहूँगी, है ना। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।